हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करते हैं अपने नए क्लास में। और हमारा आज का नया क्लास है क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th का फिजिक्स जो कि फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड पे। तो स्टार्टिंग से हम चलते हैं फिजिकल वर्ल्ड पे। तो फिजिकल वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा ये एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड। एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड। और हमारा सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल फिजिकल वर्ल्ड। इंटरनल फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरनल से क्या हमको पता चलता है। इसी चैप्टर में देखिए हमारा जो ये चैप्टर है क्लास 11th का, ये फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड ये एक्चुअली कोई चैप्टर है ही नहीं। इसमें सभी चैप्टर का एक संग्रह, एक कलेक्शन दिया हुआ है। और यूं कह सकते हैं कि ये चैप्टर एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत सारे लॉजिक्स के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि हर चैप्टर फिजिक्स के हर टॉपिक से रिलेट किया गया है। बहुत सारे बुकों में ये चैप्टर को हटा के ही चलता है, जैसे एस सी बर्मन में चलिए या फिर और बहुत सारा बुक है जो कि इस चैप्टर को हटा के चलता है, सीधे यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं। तो हमारा 11th का ही एक नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ सराउंडिंग्स के बारे में। सपोज दैट कि हमारा ये रूम जो है वो एक सराउंडिंग है। तो रूम के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट थिंग्स ये सब रखे हुए हैं सब सिस्टम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड कहने का मतलब हमारे अर्थ के अंदर का जो भी सिस्टम्स आ जाएंगे वो सब इंटरनल वर्ल्ड में आ जाएंगे। और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे वो सब उसमें आएंगे। तो इस पे बात करेंगे बाद में इस टॉपिक पे। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंस से। साइंस क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मतलब पहले लिख लेते हैं इसको। मीनिंग ऑफ साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मीनिंग ऑफ साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको प्रागैतिहासिक काल, जहां से हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो होता है उस पे अगर आते हैं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 4-5 पार्ट में। तो जिसका लास्ट पार्ट था जिसमें ह्यूमन नेचर किस टाइप से, सबसे पहला पार्ट में जो था ह्यूमन बींग्स, आदमी, वो सब 4 पैर पे चलता था और जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल खाता था। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ कि वो अपना 2 पैर उठाने की कोशिश किया। और थर्ड पार्ट में 2 पैर पे चलने लगा। और फोर्थ जैसे हमारा होमोसिपियंस, इसी तरह से लास्ट पार्ट पे आते हैं होमोसिपियंस, जिसको मॉडर्न ह्यूमन कहा जाता है, आधुनिक मानव। तो उसमें ब्रेन डेवलप हुआ और वो धीरे धीरे सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाने लगा। सोचिए अगर होमोसिपियंस वाले मानव नहीं होते तो आज हम लोग कहाँ होते। वैसे ही 4 पैर पे चलते। उन्होंने सोचा कि जैसे कि उन्होंने देखा पेड़ से कुछ फल टूट के गिर रहे हैं, सरगल के गिर रहे हैं, और वहीं पे दूसरा पेड़ फिर उग जा रहा है। तो जब सबसे पहले अर्थ पे कुछ नहीं था तो उस टाइम लॉजिक्स था, आई मीन रीजनिंग था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म। तो रीजनिंग की तरह सोचे उन्होंने कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है। जैसे हम आजकल रीजनिंग में पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8 और एक डॉट डॉट दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि 6 के बाद 8 ही आएगा, 8 के बाद 10 ही आएगा। मतलब
इवन नंबर का सीरीज चल रहा है। उसी टाइप से उन्होंने लॉजिक्स को इकट्ठा किया और लॉजिक्स को इकट्ठा करके अपने दिमाग में नॉलेज के रूप में उसको ब्रेन में स्टेबलाइज किया, जिसको जिसके हेल्प से उन्होंने हमारे पूरे अराउंड में, यूनिवर्स में या अर्थ पे क्या चल रहा है इस पे बात किया, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ ह्यूमन नेचर टू रिलेट, इट्स अ ह्यूमन नेचर टू रिलेट हैपनिंग, it's a human nature to relate happening around it to relate certain knowledge to relate certain knowledge for stabilizing for stabilizing scientific operations, to scientific operations। उसके बाद थोड़ा मिटाना पड़ेगा, scientific operations to prediction, modification and natural phenomena तो इस तरह से आप लोग साइंस का डेफिनेशन दे सकते हैं। इस आधार पे आई होप कि ये समझ में आ गया होगा साइंस का शुरुआत कहाँ से, किस तरह से हुआ। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स को यूं कह सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, इट्स लॉज और रूल्स एंड नेचुरल फेनोमेना। तो फिजिक्स जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एकदम साइंस में जिसका हाथ चला, साइंस के जिस पार्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था फिजिक्स। फिजिक्स से ही हर चीज का डिवीजन शुरू हो गया था। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? तो इसको बोल सकते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the physics is a branch of science which deals with the study of nature, its laws या रूल्स, नेचर का जो भी रूल्स है, लॉ है, नेचर, इट्स लॉज और रूल्स एंड नेचुरल फेनोमेना, और नेचर से होने वाला जितना भी घटना घटा है उस सब के बारे में स्टडी करता है फिजिक्स। फेनोमेना। तो फिजिक्स साइंस का, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के बारे में, नेचर में क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या घटित हुआ है,
इसका क्या क्या रूल्स है, क्या लॉ है, नेचर क्या बोलना चाहता है, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको फिजिक्स बोला जाता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स का साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है या साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मीनिंग, साइंटिफिक मीनिंग और सॉरी टेक्निकल मीनिंग की बात कर रहे हैं। टेक्निकल मीनिंग और टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। इसका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? टेक्निकल मीनिंग या टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स का डेफिनेशन यूं कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन। फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन एंड फिजिक्स जो है, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक या टेक्निकल डेफिनेशन में कि फिजिक्स जो है कैलकुलेशन का एक मेजरमेंट किया जाता है। फिजिक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंटिफिक एंड physics is a measurement of calculations and scientific method to relate fundamental and scientific method to relate natural phenomena and scientific method to relate natural phenomena। तो ये हो जाएगा हमारा टेक्निकल डेफिनेशन फिजिक्स का। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं आपको फिजिक्स का, ये बहुत ही बेसिक से है। फर्स्ट चैप्टर में बस यही सब चीज पढ़ना है और कंसेप्ट, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है, इसको अच्छा से स्टडी करना है। और हम जो भी बता रहे हैं उसको सुनते जाइए और उसको वीडियो पॉज कर करके उसका नोट्स भी बनाते जाइए, जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एनसीईआरटी से आप नहीं समझ सकते हैं इस चैप्टर को। एनसीईआरटी का पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है, समझ में ही नहीं आएगा कि पहले क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इसलिए जो भी नोट्स लिखाया जा रहा है उसको अच्छा से अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए। अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड होता क्या है, तो इसको पहले लिखते हैं। साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड nature by the way of फर्स्ट नंबर आता है हमारा साइंटिफिक मेथड से फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने का जो पहला मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कि साइंस को समझने, साइंस का जो शुरुआत होता है वो लेट से होता है, कंसीडर से होता है, मानने से होता है। बिना माने हम साइंस को प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं, और मानने के लिए हमको उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे हम वाटर ही बनाते हैं
तो सबसे पहले सब कुछ नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, हम बस उसको मिलाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी तरह से जैसे वाटर था, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था, लेकिन बाद में हम इसको ऑब्जर्व किए कि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, अब इसको बैलेंस करना तो इस तरह से ये हमारा वाटर का 2 मॉलिक्यूल से बन जाता है। तो सिमिलरली ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम जब बात करते हैं वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, अब हम कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे साइंस के कंट्रोल में रहे, जिसको हम सही तरीका से कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि हम बना दिए, मेरे कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिए अर्थ पे भी, और कंट्रोल करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास और पूरे अर्थ का विनाश हो गया। ऐसा नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना। सेकेंड, थर्ड की बात करें तो क्वालिटेटिव, हमने आपको बताया था कि जब कुछ नहीं था तो रीजनिंग था। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग कहिए या लॉजिक्स कहिए, बात एक ही है। तो हम लॉजिकली सोचते हैं, सबसे पहले तो लॉजिकली उसको रीजनिंग लगाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होगा। फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर की बात करें तो वो आ जाएगा प्रेडिक्शन। हम अनुमान, लास्ट में जब सब एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं तब लास्ट में हम अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये फाइंड हो सकता है, ये मिल जाएगा। और पांचवा नंबर जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, और प्रेडिक्शन हो गया। इसके बाद हमारा बच जाएगा एक है वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। याद रखिएगा कि साइंटिफिक मेथड से फिजिक्स को स्टडी करने का 6 वे है, जिसमें कि हमने आपको पहला ऑब्जर्वेशन बताया, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, तीसरा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग है, चौथा प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन में होता है भविष्यवाणी, अनुमान लगाना। ये हो गया। पांचवा वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन है, ठीक। और 6th जो है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आई होप कि आप सबने इसको लिख लिया होगा। हम अब 6th लिखते हैं, जो कि फिजिक्स को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करने का जो वे है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब हम आ गए हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है, और एज यू नो कि मैथमेटिक्स कोई अपना एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स को साइंस को स्टडी करने के लिए एक हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। और आप सुनते होइएगा कि नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ही क्षेत्र में मिलता है। चलिए अब हम 6th पे बात करते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग को कैसे समझेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो इसको मैथमेटिकली बोलते हैं, मैथमेटिकली बोल रहे हैं। इसका थ्योरेटिकली डेफिनेशन दूसरा होता है। चूंकि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ हम मैथमेटिकल वे के बारे में बात करेंगे। तो ये एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा ये G m1m2/r²। देखिए अब हमारे फिजिक्स में मैथ भी इंक्लूड हो गया और मैथमेटिकली आप आगे का चैप्टर पढ़िएगा तो मैथमेटिकली आप ही बहुत ही बेहतर वे से फिजिक्स को समझिएगा। ठीक। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो थ्योरेटिकल बेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैपेंड एक मिनट, इफ देयर इज falsification if there is falsification then what happens फॉल्सिफिकेशन भी होता है जालबाजी, मतलब कि झूठा दृश्य दिखाना, किसी के सामने झूठा चीज को चालबाजी करना या जाली चीज को दिखाना जो उसी का पेस्ट कॉपी है। तो अगर हमको फॉल्सिफिकेशन फिजिक्स में आ रहा है तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको फिर से ऑब्जर्वेशन से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा फिजिक्स के लॉज को। फिजिक्स का जितना भी लॉज है, जितना एक्सपेरिमेंट है उसका, उस सब को हमको फिर से ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट। तो हम क्या बोलेंगे, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन to stabilizing rules related to फिजिक्स। तो अगर फॉल्सिफिकेशन आ जाता है तो हमको फिर से ऑब्जर्वेशन से शुरू करना है और 6 जो हम आपको लिखाए थे साइंटिफिक मेथड से फिजिक्स को स्टडी करने का तरीका, साइंटिफिक मेथड से फिजिक्स को स्टडी करने का जो 6 तरीका हमने आपको बताया था वो 6 तरीका फिर से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। चलिए बताइए कितना फंडामेंटल फोर्स है ऑफ नेचर में। एकदम सही, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। देयर आर 4 fundamental forces of nature. Out of them, 2 are microscopic या macro. 2 are macroscopic. 2 are macroscopic and 2 are microscopic. And 2 are microscopic.
अब हम बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। आई होप कि इसको आप सबने लिख लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। तो फंडामेंटल फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस एक हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक और सेकेंड हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स होता है ए और आई का बस डिफरेंस है। ए जहां लग गया, मैक्रो लग गया, वहां पे वेरी वास्ट पार्टिकल। वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, वेरी वास्ट पार्टिकल। और अगर माइक्रो लग गया, आई लग गया, तो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल और थिंग। और थिंग्स, पार्टिकल्स और थिंग्स। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर जो फोर्स आता है वो दो आता है। फर्स्ट, जैसा कि हमने आपको लिखाया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और माइक्रोस्कोपिक के अंदर जो दो फोर्स आता है, जो बहुत ही स्मॉल फोर्स होता है, वो आपको हो जाएगा फर्स्ट नंबर में वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड सेकेंड में वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इंडिविजुअली एक एक फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं अभी। इसमें बहुत सारा फोर्स जो कि आप क्लास 8, 9, 10 तक में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर चूंकि इस चैप्टर का स्कोप है ये बताना, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे फंडामेंटल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी पूरे यूनिवर्स का जितना भी ऑब्जेक्ट्स है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुआ। जैसे सन से अट्रैक्ट हुआ है, ये आप रख लीजिए मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, इस तरह से सब एक सीरीज में अट्रैक्ट हुआ है पूरे यूनिवर्स में। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अप्लाइड बिटवीन टू पॉइंट मासिव पार्टिकल्स। आप सिर्फ मास पार्टिकल्स नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी अप्लाइड होता है वो हमेशा एक पॉइंट और स्फेरिकल मास पार्टिकल के बीच में लगता है। तो हम इसको लिख देते हैं, a force of attraction, a force of attraction, a force of attraction which applied between two point mass particles, which applied between 2 point mass particles in universe। चूंकि ये पूरे होल यूनिवर्स में ये फोर्स लगता है, या मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। और मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास
अगर हम दो मास को कुछ डिस्टेंस पे रखें, पॉइंट मास को पहला मास को m1 और सेकेंड मास को m2 रखें, और इसके बीच दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे स्टेबलाइज्ड है, तब इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का।